नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर आपका मत बड़ा मायने रखता है, जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों पर आप सीधे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया साइट पर जाइए, एक्स पर जाइए, वहां पर हम कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं उन मुद्दों से जुड़े हुए जो आपसे सरोकार रखते हैं। उन सवालों का जवाब दीजिए और नतीजे यानी परिणाम जनमत में देखिए। तो चलिए सबसे पहले अब उन मुद्दों की बात कर लेते हैं जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। तो उन मुद्दों में आइए जल्दी जल्दी जरा देख लेते हैं। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। बंगाल में जो परिस्थिति है उसके बाद से कहा जा रहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बंगाल सुरक्षित नहीं है और इसलिए जरूरी हो गया है कि बंगाल में अब ममता को आउट किया जाए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि गृह मंत्री बंगाल के राज्यपाल की गृहमंत्री से मुलाकात संभावित है, राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई अब वक्त आ गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। विस्तार से करेंगे इसकी बात। इसके साथ ही साथ बात करेंगे हम झारखंड की। चुनावी राज्य है, इस साल चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो वाकई दिलचस्प मोड़ पर पूरी की पूरी राजनीति को ला रही हैं। और ऐसे में राजनीति का केंद्र बिंदु झारखंड में चंपाई सोरेन बने हुए हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना बड़ा नुकसान होगा, करेंगे विस्तार से इसकी भी बात। लेकिन साथ ही साथ बात महाराष्ट्र की राजनीति की भी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस साल चुनाव होने हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दोनों ही खेमों में इसे लेकर चिंतन मंथन है, लेकिन चेहरा अभी तक तय नहीं है। क्या कहती है ये राजनीति महाराष्ट्र की, बताएंगे विस्तार से। और इसी के साथ साथ बात होगी जम्मू कश्मीर की भी, जहां पर लोकतंत्र के इस पर्व के लिए बहुत खास तैयारियां हो रही हैं। और इन तैयारियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है कि इस बार गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि निर्दलियों के साथ करेंगे। कितना खास होगा ये गठबंधन, करेंगे इस पर विस्तार से बात। इसके साथ ही साथ बात हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे हम खास तौर से दिल्ली की भी, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र का मामला पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का यह मामला था, लेकिन अब दिल्ली तक इसकी धमक है। और इन सब के बीच में सवाल यह है कि आखिर ये जो फर्जी प्रमाण पत्र है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसी पर करेंगे विस्तार से बात। तो ये खबरें जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है, आइए अब विस्तार से बात करते हैं। और बात सबसे पहले कोलकाता की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या। पूरा देश दहला हुआ है, पूरा देश पीड़ित है, आहत है। और पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि उसके शरीर पर गंभीर चोटें हैं, जो मौत से पहले उसे निर्ममता के साथ दी गई थी। लेकिन शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि इस पूरे मामले पर सियासत चरम पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ गई हैं, जैसा कि आपने तस्वीरों में पहले देखा भी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर अब स्वतः संज्ञान लिया है और 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रिंसिपल के बाद पुलिस कमिश्नर भी शक के घेरे में आ गए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता की राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या पूछताछ जो सीबीआई की चल रही है प्रिंसिपल से, इस पूछताछ में बड़े नामों का खुलासा होगा? और क्या इस पूरे मसले में पुलिस कमिश्नर भी शक के घेरे में है? विस्तार से देखिए हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। एक और पूरा देश आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी निर्मम हत्या की घटना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन भी हो रहा है। यह प्रदर्शन कोलकाता की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हो रहा है। और इसी बीच खबर है कि बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले। राजभवन की ओर से राज्य की मौजूदा परिस्थिति को लेकर गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। गृह मंत्री से मुलाकात के लिए राजभवन ने समय भी मांगा है। बंगाल की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए खबर है कि राज्यपाल इस बार कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं।
सवाल है कि क्या राज्यपाल राज्य में गवर्नर शासन की सिफारिश करेंगे? सीबीआई मामले में एक्टिव होकर जांच कर रही। जांच के सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी महिला सुरक्षा पर चिंता जताई थी। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को सलाह दी कि महिला डॉक्टरों की रात की ड्यूटी लगाने से परहेज करें। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया है। ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर का बयान सुना? अलापन बंदोपाध्याय कहते हैं कि वेरेवर पॉसिबल नाइट ड्यूटी शुड बी अवॉइडेड फॉर वुमेन। मतलब कि महिला के साथ अत्याचार हुआ, महिला के साथ गैंगरेप हुआ और महिला को आप पीड़ित कर रहे हैं। ये महिलाओं की सेफ्टी का कदम है या महिलाओं के ऊपर बंदिश और रिस्ट्रिक्शन डालने का कदम है? अब सवाल है कि क्या रक्षाबंधन के मौके पर देश बंगाल की बहन को न्याय दे पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश न्याय की मांग कर रहा है उस पीड़िता के लिए, उस बेटी के लिए जिसकी निर्ममता से हत्या की गई। कोलकाता रेप मर्डर मामले में टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी ने हद पार कर दी है। कोई उंगली तोड़ने की धमकी दे रहा है तो कोई खुलेआम डॉक्टरों पर पब्लिक से हमला करवाने की बात कर रहा है। सवाल यह है कि कैसी राजनीति है जहां आम आदमी की सुरक्षा भी दांव पर लगाई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की इन धमकियों ने जनता के बीच खौफ और आक्रोश पैदा कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ धमकियों तक ही सीमित नहीं है। जब एक साहसी छात्रा ने इसकी आलोचना करने की हिम्मत दिखाई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि क्या अब लोकतंत्र में आवाज उठाने पर भी रोक लगाई जा रही है? इस घिनौनी हरकत से तृणमूल कांग्रेस की असली मानसिकता सामने आ चुकी है, जो सत्ता के नशे में चूर होकर जनता को डराने धमकाने से भी नहीं चूकती है। क्या अब देश की जनता ये सब सहन कर पाएगी? ये सवाल आज हर उस नागरिक के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहता है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर टीएमसी की ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? क्या बंगाल में अब जायज विरोध भी जताने पर पाबंदी है? रिपोर्ट देखिए। हरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब इस घटना पर आवाज उठाने वालों पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हड़ताल से नाराज होकर अगर लोग हमला कर देते हैं तो सरकार डॉक्टरों को नहीं बचाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर आप तो अपने घर जा सकते हैं या कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकती है। अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि अगर कोई मरीज हड़ताल की वजह से मरता है तो इन डॉक्टरों को जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, फिर हम आपको नहीं बचाएंगे। उन्होंने बांकुरा में एक रैली के दौरान ये बयान दिया है। रैली के बाद भी वो मीडिया के सामने अपने बयान को लेकर कायम रहे। उनका ये भी कहना था कि विरोध के नाम पर ये डॉक्टर बाहर जा रहे हैं। 14 अगस्त को घटनास्थल पर गुंडों की एक भीड़ पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारियों को पीटा गया है, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई गई थी। इसी तरह टीएमसी नेता उदयन गुहा ने कहा था कि ममता बनर्जी की तरफ जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं उनकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। उधर बंगाल पुलिस इस घटना को लेकर आवाज उठाने वालों को ही गिरफ्तार कर रही है। इसी के चलते बीकॉम के द्वितीय वर्ष के छात्र को ममता बनर्जी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कीर्ति शर्मा नामक छात्रा क्रिटी सोशल यूजर नेम से इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती थी। कोलकाता पुलिस ने उस पर मृतक का नाम और तस्वीर उजागर करने का आरोप भी लगाया है। कीर्ति शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ममता बनर्जी की तुलना देश में आपातकाल लगाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की थी। पुलिस का कहना है कि ये टिप्पणियां आपत्तिजनक थी।
और इनसे सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की आशंका है। कोलकाता पुलिस ने सुखेंदु शेखर रे को नोटिस भेज दिया था। साथ ही भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी को भी समन भेजा गया है, जिसके बाद विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिन्हें जिन्हें भी नोटिस मिला है वो इन्हें ईमेल के माध्यम से सूचित करें। उन सबको कानूनी मदद मुहैया कराई जाएगी। वहीं रेप और हत्या की शिकार डॉक्टर के माता पिता ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि इस मामले को जल्द से जल्द दबाने की कोशिश की गई है। ऐसे में टीएमसी नेताओं की दादागिरी से लेकर पुलिस का दोगला रुख सिर्फ एक सवाल खड़ा करता है कि क्या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। माँ माटी मानुष, इसी की तो बात करती आई है ममता दी, लेकिन ना तो माँ बच पा रही है, ना ही माटी की अस्मिता और ना ही मानुष। और जब इस पर कोई सवाल उठाता है, कोई विरोध करता है, तो उसको भी मिलती है सजा। ये है ममता का दोहरा रवैया। ममता सरकार कैसे घिर रही है और क्या क्या हो रहा है बंगाल में, अभी कुछ तस्वीरें भी बाकी हैं, दिखाएंगे आपको। तो कोलकाता में एक बेटी के साथ जो हुआ है उसे पूरे देश में उबाल है और ममता सरकार जो कर रही है उस पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ममता का ये कैसा चेहरा है, नाम में ममता लेकिन व्यवहार में निर्ममता नजर आ रही है। और ऐसे में इस मामले में दोहरे रवैये ने ममता सरकार को और ज्यादा घेरे में ला दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने फैसलों और बयानों पर भी ममता सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को यह सलाह दी है कि वो महिला डॉक्टरों की रात की ड्यूटी लगाने से परहेज करें। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया है। सवाल यह है कि क्या रक्षाबंधन के मौके पर देश बंगाल की बहन को न्याय दे पाएगा। और सवाल यह भी है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जाए, तो क्या वाकई वो बहनों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं या बहनों पर बंदिशें लगा रहे हैं। एक और पूरा देश आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी निर्मम हत्या की घटना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन भी हो रहा है। यह प्रदर्शन कोलकाता की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हो रहा है। और इसी बीच खबर है कि बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले। राजभवन की ओर से राज्य की मौजूदा परिस्थिति को लेकर गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। गृह मंत्री से मुलाकात के लिए राजभवन ने समय भी मांगा है। बंगाल की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए खबर है कि राज्यपाल इस बार कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। सवाल है कि क्या राज्यपाल राज्य में गवर्नर शासन की सिफारिश करेंगे। सीबीआई मामले में एक्टिव होकर जांच कर रही। जांच के सिलसिले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी महिला सुरक्षा पर चिंता जताई थी। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को सलाह दी कि महिला डॉक्टरों की रात की ड्यूटी लगाने से परहेज करें। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया है। ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर का बयान सुना। अलापन बंदोपाध्याय कहते हैं कि वेरेवर पॉसिबल नाइट ड्यूटी शुड बी अवॉइडेड फॉर वुमेन। मतलब कि महिला के साथ अत्याचार हुआ, महिला के साथ गैंगरेप हुआ और महिला को आप पीड़ित कर रहे हैं,
ये महिलाओं की सेफ्टी का कदम है या महिलाओं के ऊपर बंदिश और रिस्ट्रिक्शन डालने का कदम है? अब सवाल है कि क्या रक्षाबंधन के मौके पर देश बंगाल की बहन को न्याय दे पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यानी अगर महिलाओं को सुरक्षा देनी है तो नाइट ड्यूटी पर रोक लगा दी जाए, ये है ममता सरकार के लोगों की सोच और यही सोच सवालों के घेरे में है। यही सोच ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन इन सब के बीच अब इस सोच पर प्रहार करने का वक्त आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इसी कड़ी में अब कहा जा रहा है कि बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर सीवी आनंद बोस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। राजभवन की ओर से राज्य की मौजूदा परिस्थिति को लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है। गृह मंत्री से मुलाकात के लिए राजभवन ने समय भी मांग लिया है। बंगाल की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए खबर यह भी है कि राज्यपाल इस बार कोई कड़ा और बड़ा कदम उठा सकते हैं। सवाल है कि क्या राज्यपाल राज्य में गवर्नर शासन की सिफारिश करेंगे? राज्यपाल ने राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह मामला कोई साधारण अपराध नहीं है, यह हमारे समाज के नैतिक पतन की ओर इशारा करता है। जब राजधानी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो ये राज्य के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति होती होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य की पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की। कहा कि इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बंगाल में पिछले 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। बंगाल में दुष्कर्म की घटनाएं राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। 2023 में राज्य में 4000 से अधिक दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए, जो कि हर दिन 10 से अधिक दुष्कर्म की घटनाओं का संकेत देते हैं। ये आंकड़े किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक है और ये साबित करता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी भयावह है। राज्य सरकार इस घटना को लेकर आलोचनाओं के घेरे में है, जबकि राज्यपाल ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो इस तरह के मामलों को दबाने की कोशिश कर रही हैं और दोषियों को सजा दिलाने में नाकाम रही हैं। राज्यपाल का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से समय मांगा जाना ये संकेत देता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्र सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इस पर आखिर क्या कदम उठाती है। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की उठ रही मांग एक बड़े नतीजे तक पहुंचने वाली है? तो बंगाल की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में जो परिस्थिति है उस पर अगर रोक लगानी है तो ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र उपाय है। और ऐसे में हमने आपसे भी आज यही सवाल पूछा। हमने आपसे पूछा, पोल देखते हैं, हमने आपसे पूछा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन का क्या वक्त आ चुका है। तो देखिए, आप में से 93% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल बंगाल में ये वक्त आ चुका है जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और 7% लोग हालांकि इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए जनमत में आप बात कर लेते हैं झारखंड की। वो झारखंड जो इस साल चुनावी राज्य है, वो झारखंड जहां पर जबरदस्त सियासी उलटफेर हो रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबर से राज्य में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। खबर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं इंडी गठबंधन की भी चिंताएं बढ़ी हुई है। राजनीति विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चंपई के आने से भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी
वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन पार्टी के अंदर भी खेमेबाजी तेज हो चुकी है। चंपाई का जमशेदपुर समेत कोल्हान क्षेत्र में अच्छी पकड़ माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चंपाई की ईचागढ़ में जबरदस्त पकड़ है। यहां तक कि आदित्यपुर, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां भी चंपाई सोरेन हमेशा जीत दर्ज करते रहे हैं। अब ऐसे में चंपाई के आने से कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंपाई की आदिवासी समुदाय युवा मतदाताओं पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। कुल मिलाकर चंपाई का भाजपा में जाना राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर ला सकता है। झारखंड के पूर्व सीएम और राज्य की सियासत की धुरी सोरेन परिवार के करीबी चंपाई सोरेन भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उनके साथ कम से कम 3 विधायक भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सियासी हलचल के बीच रविवार को चंपाई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए पार्टी के नेतृत्व पर अपमानित करने और नया विकल्प अपनाने पर मजबूर करने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव से पूर्व चंपाई का पाला बदल झामुमो के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि चंपाई रविवार को कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे। कोलकाता में उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इसके बाद देर शाम सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से झामुमो नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चंपाई सोमवार को 3 विधायकों के साथ विधिवत रूप से भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि रविवार दिल्ली पहुंचने पर चंपाई ने पहले पाला बदल पर गोलमोल जवाब दिया। हालांकि शाम को सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम पद की जिम्मेदारी चंपाई को दी। बताते हैं कि हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद जिस प्रकार उन्हें आनन फानन सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उससे वह आहत थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झामुमो के हाथों सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवा दी थी। आदिवासी बिरादरी की नाराजगी का आलम ये था कि केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। चूंकि चंपाई सोरेन परिवार के करीबी और आदिवासी वर्ग के दिग्गज नेता हैं, ऐसे में चंपाई की बगावत से झामुमो को नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चंपाई सोरेन बेहद खास करीबी माने जाते रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन के, लेकिन जिस तरीके से उनकी जमानत पर बाहर आने के बाद उनकी कुर्सी को खाली कराया गया, चंपाई सोरेन को पहले तो मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में हेमंत सोरेन की जमानत के बाद उनसे कुर्सी छीन ली जाती है और जिस तरीके से उन्हें बेआबरू किया जाता है, चंपाई सोरेन नाराज नजर आते हैं और उनकी ये नाराजगी मुश्किल खड़ा कर सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो सवाल हमने आपसे पूछा कि क्या चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो देखिए आप में से 97% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल वक्त आ गया है जब चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि 3% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। तो दिलचस्प राजनीति का रंग दिखाई दे रहा है झारखंड में। इन सब के बीच बंगाल और झारखंड की जो परिस्थिति है, इन दिनों भारतीय राजनीति की सुर्खियां बनी हुई है। जहां एक और बंगाल का रेप कांड देशव्यापी आंदोलन में बदलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। झारखंड की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है इस खबर ने, और इसी पर बात की है हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश जी से। दीपक जी, आज जो बंगाल में चल रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई है और ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर कर वो प्रदर्शन कर रही हैं, क्यों कर रही हैं प्रदर्शन? ममता बनर्जी संवेदनहीनता का दूसरा नाम है। ममता बनर्जी के दिल में, हृदय में मानवीय पक्ष शून्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास दिल है ही नहीं। एक डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ बलात्कार की घटना घटी, सामूहिक बलात्कार की घटना घटी, अनाचार की घटना घटी, और ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी हो गई। ये रावण राज्य है, रावण राज्य। आज राम के बारे में आपत्ति शब्द का उपयोग कर रही हैं। उनके लिए तो रावण आदर्श है, रावण आदर्श। इसलिए पूरे बंगाल को रावण राज बनाने का काम
ममता बनर्जी कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आने दीजिए समय। बंगाल देर से जागता है, जब जागता है तो ऐसे लोगों को जमीनी सतह पर उतारने का काम करता है, जमीन पर उतारने का काम करता है। दीपक जी, आज पूरे देश में देख रहे हैं जिस तरह से आक्रोश है बंगाल की घटना को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी, मेरा सवाल वही था कि ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरे, क्या साबित करना चाह रही हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, या फिर इंडी गठबंधन का इंटायर जो घटक है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। इससे दुर्भाग्य और क्या आ सकता है? महिलाओं का अपमान भारत कभी नहीं सहा है। भारत की संस्कृति का हिस्सा हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माताएं रही हैं। हम दुर्गा जी को उपासना करते हैं, माँ सरस्वती को उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी को उपासना करते हैं, और हम मानते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये तत्व है कि हर बहनों के पास, हर माताओं के पास सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी विराजती है। और इनके साथ जब अन्याय होता है तो इंडी गठबंधन के लोग आज चुप और मौनी बाबा क्यों बने हैं? राहुल गांधी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है क्यों? उनकी बहना बड़ी, उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है तो प्रियंका जी पैदल चल के वहां पहुंचने का काम करती हैं। आज प्रियंका जी चुप क्यों है? क्यों चुप है? देश की जनता देख रही है। लड़की के बहन के साथ, बेटी के साथ बलात्कार की घटना घट रही है और कांग्रेसी मौनी बाबा बने हुए, मौनी बाबा, जिसकी माँ सोनिया हो, जिसकी बहन प्रियंका राजनीति में हो, और राहुल गांधी चुप हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब बात करते हैं आपके गृह राज्य झारखंड की। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। बीजेपी कितनी आश्वस्त है? वहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुमत के आधार पर बनेगी एनडीए गठबंधन की सरकार। सुशासन आएगा, कुशासन का अंत होगा। भ्रष्टाचार रूपी ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उसका सर्वनाश लिखा हुआ है। और अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि एक भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज सरकार का अंत नवंबर में हुआ है, नवंबर में हुआ है। और जिस तरह हेमंत सोरेन जेल गए थे, फिर जेल से बाहर आए और फिर से वो सीएम बन गए हैं। देखिए, उनके वो नहीं, उनके सारे शागिर्द भी जेल में आज। वो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बहनों के साथ अनाचार की घटना अगर कहीं घटी है तो उसका नाम झारखंड है। सबसे ज़्यादा हत्याएं कहीं पर किसी प्रदेश में हुई है पूरे भारतवर्ष में तो उसका नाम झारखंड प्रदेश है। सबसे ज़्यादा खनिज संपदा की लूट अगर कहीं हुई है तो झारखंड में हुई है। सबसे ज़्यादा शराब घोटाले की बदबू भी वहीं से आ रही है। और लैंड स्कैम जिसमें मुख्यमंत्री जेल गए थे, सैनिकों के जमीन को भी लूटने का काम इन लोगों ने किया। बेरोजगारी का आलम उच्चतम सीमा पर है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वहीं पर है, पलायन वहीं है, विस्थापन का दंश वहीं के लोग चोर रहे हैं। मूलवासी आज परेशान है, आदिवासी परेशान है, और झारखंड में रहने वाले 3.5 करोड़ जनता आज परेशान। इसका अगर कोई दोषी है तो उस पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। कोई व्यक्ति दोषी है तो उसका नाम हेमंत सोरेन जी है। और कांग्रेस पिछलग्गू बन करके लूट के माल में बराबरी का हिस्सेदार बनी हुई है झारखंड में। लेकिन जो इंडी गठबंधन है वो कह रहा है कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं नेताओं को, विपक्ष के। नहीं, जनता के पैसे को कोई लूटेगा तो कहाँ भेज दे उनको? 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में। अरे जो लूटेगा, खसोटेगा झारखंड की पैसा के, गरीबों के पैसे को, सरकारी खजाने के पैसे को, खनिज संपदा को, प्रकृति प्रदत्त संपत्ति को, तो कहाँ रहना चाहिए उसको? जेल में रहना चाहिए। अभी तो बेल हुआ है, अभी तो केस फाइनल होना बाकी है। बेल और केस के ट्रायल में अंतर होता है। अभी बेल में, जमानत में, जैसे राहुल गांधी बेल में, सोनिया जी बेल में, पूरा कांग्रेस के कई नेता बेल में हैं, और कई लोग तो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। तो उसी संस्कृति का दूसरा नाम हेमंत सोरेन जी।
धन्यवाद। तो बंगाल और झारखंड को लेकर दीपक प्रकाश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। स्थिति में बदलाव आना चाहिए, स्थिति खराब है और ऐसे लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। आइए एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और बात अब उत्तर प्रदेश में बन रहे जन्म प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े की। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद पूरे देश में खलबली है। ये मामला इतना गंभीर है कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जन्म प्रमाण पत्रों की धांधली ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद शुरुआती जांच में ही ये पता चला है कि इस गिरोह ने हजारों नकली प्रमाण पत्र तैयार किए। इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके कई तरीके के गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जैसे सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी, फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर संपत्ति हासिल करना और यहां तक कि अपराधियों को बचाने के लिए भी इनका उपयोग हो रहा है। पिछले 5 सालों में 60,000 से अधिक नकली जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनसे यह साफ होता है कि राज्य में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। इस बीच दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार के अधिकारियों को इस फर्जीवाड़े की गंभीरता का एहसास हो चुका है। गृह मंत्रालय ने इस मामले को प्राथमिकता के साथ लेते हुए यूपी सरकार से इस फर्जीवाड़े की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी। यह मामला केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे देश की सुरक्षा और स्थिरता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह मामला राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण बन गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर विपक्षी दलों ने तीखा हमला किया है। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार के कारण ही इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या ये जांच सही दिशा में जाएगी या फिर इसे भी दबाने की कोशिश की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फर्जीवाड़ा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं हो सकता, पूरे देश में इस तरह की धांधलियों के मामले सामने आ रहे हैं और ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं, क्योंकि इस बात की आशंका है कि इस फर्जीवाड़े का इस्तेमाल करके देश विरोधी तत्वों द्वारा गलत गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। अब ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो कैसे इस फर्जीवाड़े की जड़ तक पहुंचे और इसे पूरी तरह से खत्म करे। सिर्फ कुछ अधिकारियों को निलंबित करना या जांच के आदेश देना ही पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को इस पूरे सिस्टम में सुधार करना होगा और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है, यह हमारे पूरे सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करता है। दिल्ली में इसकी गूंज सुनाई देना इस बात का संकेत है कि मामला बेहद गंभीर है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सरकार के सामने अब ये चुनौती है कि वो इस फर्जीवाड़े को जड़ से उखाड़ फेंके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार सरकार इस चुनौती को गंभीरता से लेगी या फिर ये मामला भी कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद संजीदा है, बेहद गंभीरता के साथ जांच हो रही है और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। ऐसे में हमने आज आपसे सवाल पूछा बड़ा महत्वपूर्ण कि ये जो फर्जी प्रमाण पत्र का मामला है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या बड़ा खतरा है। तो आप में से देखिए 98% 98% लोग ये मान रहे हैं कि बिल्कुल फर्जी प्रमाण पत्र मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि 2% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।
और आइए बात कर लेते हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 18 अगस्त को भारत के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। इस दौरे पर उनका स्वागत भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने किया। किस तरीके से ये स्वागत किया गया और ये जो दौरा है कितना खास रहा, विस्तार से इसे बताएंगे। बात कर लेते हैं नेपाल के विदेश मंत्री की, जो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। आधिकारिक दौरा है, ये बेहद खास दौरा है, बेहद खास स्वागत भी किया गया है उनका। एक्स पर शेयर करते हुए तस्वीर शेयर की गई है और ये कहा गया है कि यात्रा दोनों देशों के बीच करीबी और अच्छे संबंधों का प्रतीक है। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और दोनों देशों के मंत्री नियमित रूप से एक दूसरे के देशों का दौरा करते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री काठमांडू गए हुए थे। अब एक हफ्ते के बाद ही नेपाल की विदेश मंत्री भारत आई हैं। उनका 5 दिवसीय दौरा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से किया गया है। आज उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। आरजू राणा का ये दौरा चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और नेपाल के बढ़ते करीबी रिश्ते चीन के लिए चिंता का सबब हो सकता है, जो क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। दौरे के दौरान आरजू राणा रक्षाबंधन के मौके पर डॉक्टर विजय चौथी वाले को राखी भी बांधती हुई नजर आई और हाल ही में उनके थायराइडिज्म का ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके लिए वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगी। आरजू राणा का भारत के दौरे का ये पहला अवसर नहीं है। पहले भी वो 1990 में, 2017 में और 2022 में भारत का दौरा कर चुकी हैं। 2022 में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की थी और वाराणसी के विकास कार्यों की तारीफ भी की थी। अब विदेश मंत्री बनने के बाद उनका ये दौरा भारत और नेपाल के पारंपरिक रिश्तों को और मजबूती देगा और चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बड़ी तस्वीर भी प्रस्तुत करेगा। और बात अब बांग्लादेश की कर लेते हैं। वो बांग्लादेश जहां हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार के खिलाफ देश भर के हिंदुओं में बेहद आक्रोश है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में आर्यव्रत संस्कृति न्यास इंद्रप्रस्थ के तत्वाधान में दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में हिंदू एकता मार्च निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में एकत्रित होकर हिंदुओं ने बांग्लादेश और कट्टरपंथी जिहादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ समस्त हिंदुओं को अपने पवित्र हिंदू धर्म के प्रति जागरूक करने का भी आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए आर्यव्रत संस्कृति न्यास के एकत्रित हिंदुओं ने हिंदू एकता की आवाज को बुलंद करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारा संदेश है उन विधर्मियों के लिए जिन्होंने अपनी मजहबी एजेंडे को लेकर के विश्व में आतंक फैला रखा है और उन्होंने यह सोच रखा है कि हम हिंदू उसी तड़ों पे चल रहे हैं जो कि कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। ये उनको संदेश है कि अभी भी वो सुधर जाएं, अन्यथा अस्त्र उठाने के वक्त में हिंदू चूकेगा नहीं। हिंदू में एकता जागृत हो चुकी है, हिंदू एकत्रित हो चुका है और ये संदेश उन तक पहुंचाने का ही हमारा उद्देश्य है। बांग्लादेश के हर एक शख्स के पास ये आवाज़ पहुंचानी है। जिस तरह से वहाँ नरसंहार किया गया है, इतने अत्याचार वहाँ हिंदुओं पे किया जा रहा है, उसी अत्याचार के खिलाफ पूरे विश्व में हिंदू जाग चुका है, सड़कों पे आ चुका है। एक संदेश पहुँचाना चाहता है बांग्लादेश में कि आगे आपने ऐसा किया। तो हिंदुओं को बचाना है तो संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। बड़ी तस्वीर लाने के लिए शक्ति जरूर दिखाइए, संगठन को शक्ति दीजिए। इसी उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।